जल्दी जल्दी आते जाओ भाई। जो बच्चे आ गए हैं कमेंट करते जाओ। आज कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, सेट थ्योरी की कॉन्सेप्ट। सेट थ्योरी हम लोग ने प्रैक्टिस कर ली है, अभी इसके कॉन्सेप्ट और रिलेशन के कॉन्सेप्ट ये हम लोग को डिस्कस करना है। जो आते जाए वो कमेंट करते जाए, कोई ऑडियो इशू हो, विजिबिलिटी इशू हो वो बताते जाए। कुछ बच्चों ने कहा था कि कॉन्सेप्ट सर रिवाइज करा दीजिएगा, तो आज उन्हीं के लिए क्लास है जो बच्चे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चाहते हैं। आपसे यही करेंगे, पहले थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे, बाद में प्रैक्टिस देखेंगे। हालांकि बैच तो प्रैक्टिस वाला है, लेकिन फिर भी एक आध कॉन्सेप्ट आपको पहले बता दिए जाएंगे। जो टेक्निकल टीम वाले मेंबर हैं जल्दी से ग्रुप में लिंक सेंड कर दीजिएगा। जय हिंद, जय हिंद। विश यू अ वेरी हैप्पी मॉर्निंग। नमस्ते बेटा, जय हिंद। जल्दी जल्दी आ जाओ सब लोग, जय हिंद। अच्छा तुम लोग इंतज़ार करते रहते हो। वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद बेटा, खुश रहिए। तो आज की क्लास हमारी कॉन्सेप्ट क्लास रहेगी। आज हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, सेट थ्योरी। हालांकि सेट थ्योरी हम लोग प्रैक्टिस कर ली है, लेकिन फिर भी हम लोग सेट थ्योरी के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। और रिलेशन, आपका एक चैप्टर है रिलेशन, तो रिलेशन के बारे में आज कंप्लीट करेंगे। कल हम लोग बात कर रहे होंगे रिलेशन के क्वेश्चन की, हो सकता है आज भी क्वेश्चन हो जाएगा, टाइम रहेगा। नहीं हो पाते तो कल रिलेशन के क्वेश्चन और फंक्शन का कॉन्सेप्ट। ओके बेटा, बहुत वेट करते हैं। अच्छा, लिंक बहुत देर में आता है एक्चुअल में बेटा। यहाँ से मैं लाइव जाता हूँ, उसके बाद जो मनीष सर है वो लिंक जनरेट करते हैं, देन उसके बाद आपको फॉरवर्ड होता है, तो उस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग जाता है बेटा। सर 1000 क्वेश्चन सीरीज वीडियो नहीं दिया बेटा। मेरी आंखों से लग रहा होगा, 1-2 दिन से हमारी तबीयत ख़राब है। हालांकि कोरोना का कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी रिकवर हो रहे हैं। और आज मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आज आपको मिल जाएगा 1000 क्वेश्चन सीरीज का जो वीडियो है वो आज मिलेगा आपको बेटा, कन्फर्म है ये। हाँ उज्ज्वल बेटा, आज कंफर्म मिलेगा वो आपको। 1000 क्वेश्चन सीरीज को मैं आज कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात करने जा रहे थे, हम लोग ने कंप्लीट किया था सेट। तो चलिए कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। सेट, समुच्चय। तो सेट को देखो, हमने पहला ही क्वेश्चन आपको स्टार्ट किया था, व्हाट इज सेट, समुच्चय क्या है। तो आप समुच्चय के लिए कह सकते हो कि सर अ सेट इज वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कलेक्शन। आप सेट के लिए बोल सकते हो कि सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। ये मैंने बताया था कि सुपरिभाषित वस्तुएं कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो, सुपरिभाषित का मतलब ये होगा जो चीज़ें सबके लिए कॉमन हो, जो आपके लिए है वही मेरे लिए भी। जैसे मैंने कहा कि सपोज कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। मैंने कहा प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का संग्रह है। क्या ये समुच्चय? बिल्कुल है, क्योंकि पहली 5 अभाज्य संख्या अगर मैंने आपसे लिखने को कहा तो सारे स्टूडेंट यही लिख रहे होंगे, सर पहली अभाज्य संख्या होती है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, और यही आपका क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, क्योंकि यही चीज़ सबने लिखी होगी। मेरी बात ये क्लियर हो गई या नहीं? ठीक है, लेकिन जैसे मैं कहूँ आपसे कि कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल बॉलीवुड
एक्ट्रेसेस। मैंने कहा कि 3 सबसे खूबसूरत बॉलीवुड की एक्ट्रेस का कलेक्शन, क्या ये सेट है? तो आप कहोगे सर ये सेट नहीं है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन सबके हिसाब से अलग होगी। आपके हिसाब से टॉप 3 बॉलीवुड एक्ट्रेस कोई और होंगी, मेरे हिसाब से कोई और होगी। तो हम लोग सेट में सिर्फ उन्हीं को रखेंगे जो वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड का मतलब ही होता है जो सबके लिए क्या हो बेटा, सेम हो। ठीक है, ऐसे अगर मैं आपसे कहूं कि कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम मिनिस्टर, तो ये सेट हो जाएगा कि भारत के पहले 5 प्रधानमंत्री, तो इसे आप सेट में लिखोगे। क्लियर है या नहीं? ठीक है, एक एग्जांपल और हो सकता है। मैंने कहा कि कलेक्शन ऑफ गुड पेन, तो गुड पेन आपके हिसाब से क्या होगा? अब किसी के हिसाब से गुड पेन वो उसको कहेगा जो ब्लैक चलता हो, कोई कहेगा नहीं सर मेरे हिसाब से गुड पेन वो होगा जो ब्लू चलता हो, तो ये आपका सेट नहीं है। लेकिन मैंने कहा ब्लैक पेन, तो ब्लैक पेन जो आपके लिए है वही मेरे लिए होगा, तो इसे आप सेट में रखोगे। ये बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। तो ये तो आपको पता है सेट इज ए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर आप सेट में किसी को लिख रहे हो तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसे मैंने कहा A इक्वल टू 1 2 3, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो A इक्वल टू 2 1 3, कोई फर्क नहीं, इसको भी आप क्या कहोगे A। तो यहाँ पे ऑर्डर का कोई भी रोल नहीं है सेट में। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी सेट की। वी डोंट रिपीट एनी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बोल दो या एलिमेंट बोल दो, बात एक ही है कि समुच्चय में हम किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं करते, उसको रिपीट नहीं करते। जैसे हम इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, यूजुअली ऐसे नहीं लिखते हैं 1 2 2 3। अगर मैंने ऐसे लिखा है तो आप कहोगे सर इसको 2 को 2 बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको 1 बार लिखेंगे। क्लियर? तो ये 3 पॉइंट आपको पता है सेट के बारे में। इंपॉर्टेंट बस जो आपके एग्जाम में बनता है वो ये पूछ चुका है कि सेट क्या है, तो याद रखिएगा सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अगर आप सेट को लिख रहे हो तो सेट को लिखने के बेटा सेट को लिखने के रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। पहला होता है आपका रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड, या इसे ही आप कहते हो टेबुलर फॉर्म, इसे आप कहते हो टेबुलर फॉर्म। और दूसरा तरीका होता है सेट बिल्डर मेथड। ये दोनों जरा समझ लीजिए कि क्या रोस्टर मेथड है और क्या सेट बिल्डर है। देखो, सेट बिल्डर में आप यूज करते हो एलिमेंट की प्रॉपर्टी का, इसमें आप यूज करते हो एलिमेंट की प्रॉपर्टी। जैसे मैं सेट बिल्डर से लिखना चाह रहा हूं तो इसका एग्जांपल मैं कह सकता हूं कि x, ये क्या हो गया एलिमेंट, और ये एलिमेंट इस प्रकार है कि ये फॉलो कर रहा है x इज प्राइम नंबर लेस देन 15। तो ये जो लिखने का तरीका है, आपको ये पता करली ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, ये जो लिखने का बेटा तरीका है, इस तरीके को आप बोलते हो सेट बिल्डर मेथड। क्योंकि आप यहां प्रॉपर्टी से बता रहे हो, आप कह रहे हो कि x इज सच दैट x इज प्राइम नंबर लेस देन 15, कि x ऐसा है कि x एक अभाज्य संख्या है जो कि 15 से छोटी है। अगर आप इसको रोस्टर मेथड से लिखोगे इसी चीज को, तो आप लिखोगे 2 3 5 7 11 13। तो ये आपने लिखा इसको सेट बिल्डर से, और यहां पे आपने इसको लिखा टेबुलर फॉर्म से, या आप बोल दो रोस्टर मेथड से। तो ये दोनों तरीके आपको क्लियर है कि क्या होता है सेट बिल्डर, क्या होता है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ टाइप्स की भी बात कर लेते हैं, हालांकि मैं इसमें जल्दी जल्दी बता देता हूं। एम्प्टी सेट, उसके बाद एक चीज और देख लेते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ सेट, या आप हिंदी में बोल दो अवयवों की संख्या, इसको बोलते हैं। मतलब कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट।
अगर मैंने कहा कि किसी सेट की आपको कार्डिनलिटी बतानी है तो आप सिंपल सा मैं पूछना चाह रहा हूं कि उस सेट में कितने अवयव हैं। सपोज मैंने लिखा a इक्वल टू 2 3 5, तो बेटा इसकी कार्डिनलिटी क्या बन जाएगी? तो आप कहोगे सर इसकी कार्डिनलिटी हो गई 3, इसकी कार्डिनलिटी क्या हो गई 3, तो ये हो जाएगा आपका कार्डिनलिटी। तो कार्डिनलिटी का मतलब होता है अवयवों की संख्या निकालना। क्लियर? अच्छा, एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे कमेंट चाहिए। a इक्वल टू 1 2 3 4, बताइए जरा इसकी कार्डिनलिटी क्या है? इसकी कार्डिनलिटी क्या है? 3, बिल्कुल सही, क्योंकि यहां पे अवयव बेटा 4 नहीं है, यहां अवयव 3 है। अब आपने कहा सर अवयव क्या होते हैं? देखो जरा, इस तरीके से अगर मैंने कोई समुच्चय लिखा है, इस तरीके से बेटा अगर कोई समुच्चय लिखा गया, आप एक काम किया करो, सबसे पहले ये ब्रैकेट हटा दो, आउटसाइड वाले ये जो ब्रैकेट है एक्सट्रीम पे, तो आप ब्रैकेट हटाने के बाद आपको क्या क्या दिख रहा है? आपने कहा सर 1 दिख रहा है, फिर कॉमा के बाद क्या दिखा? आपने कहा सर 2 दिख रहा है, फिर बेटा कॉमा के बाद क्या दिखा? आपने कहा 3 4 दिख रहा है। तो बेटे ये जो चीजें आपको दिखी हैं कॉमा के बाद वाली, ब्रैकेट को हटाने के बाद, ये कहलाएंगे एलिमेंट। क्या कहलाएंगे? एलिमेंट। कितने एलिमेंट हो गए? 3, तो इसकी कार्डिनलिटी हो जाएगी बेटा 3। और इसको ऐसे लिखोगे आप कि आप कहोगे एक अवयव है a का, आप लिखोगे 2 अवयव है a का, आप लिखोगे ये अवयव है a का, लेकिन आप क्या ऐसे लिख सकते हो 3 अवयव है a का? तो आप कहोगे नहीं सर 3 यहाँ पे a का अवयव नहीं है। तो या कुछ लोग बोलते हैं 1 बिलोंग्स टू a, तो बात वही है। ठीक, जितना सिंपल हो पाए उतना सिंपल याद रखिए, आपसे ये कोई डेफिनेशन नहीं पूछने वाला है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई कि एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हर्षित राज, हर्षित हर्षित बताए बेटा आपके लिए क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें? बेटा कार्डिनलिटी आप ऐसे समझ लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, यहां तक सब क्लियर है बेटा? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखता हूं मैं। तो कार्डिनलिटी का अगर मैंने कहा कि किसी भी सेट की कार्डिनलिटी बताओ, तो आपको जस्ट चेक करना है उसमें कितने एलिमेंट हैं। क्लियर? ठीक है, एक और बता दीजिएगा। a इक्वल टू 1 2 3 4 5, मुझे इसकी कार्डिनलिटी बताइए, मुझे इसकी कार्डिनलिटी बताइए सब लोग, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? कार्डिनलिटी का मतलब इसमें कितने अवयव हैं? 4, बिल्कुल ठीक है 4। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि सर हाँ सर 1 है 2 है 3 है, और देखो 3 को मैंने ऐसे लिखा हुआ है यानी सेट के टाइप में, और यहाँ पे 4 5 है, ये सारे एलिमेंट हैं एक है, ये सारे एलिमेंट हो गए एक है। तो मेरे ख्याल से अब ये कंफ्यूजन नहीं होगी कि, और इसको छोड़ के अगर कुछ ऐसे लिख दिया किसी ने 4 इज एलिमेंट है, तो आप कह दीजिएगा ये नहीं है। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिर जब आप कार्डिनलिटी समझ गए तो यहां पे एक सेट पूछा जाता है आपसे, इक्विवेलेंट सेट, हिंदी में बोलते हैं तुल्य समुच्चय, हिंदी में बोलते हैं इसको तुल्य समुच्चय। तो इक्विवेलेंट सेट बेटा क्या होता है कि अगर दो सेट इक्विवेलेंट है, इफ ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, इफ ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, अगर दो सेट आपके इक्विवेलेंट यानी तुल्य हैं, तो उसे तभी तुल्य हो सकते हैं जब ए की कार्डिनलिटी और बी की कार्डिनलिटी बराबर हो। ध्यान रखिएगा, मैंने कार्डिनलिटी बोला, अवयव नहीं बोले। ए में जितने सदस्य हों बी में उतने ही सदस्य हैं, तो वो दोनों सेट आपके कहलाएंगे इक्विवेलेंट सेट। जैसे कि मैंने कहा आपके घर में 6 सदस्य रहते हैं, मेरे घर में भी 6 सदस्य रहते हैं, तो मैं आपका घर और मेरा घर इक्विवेलेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट। जबकि आप जानते हो कि आपके घर के जो सदस्य हैं वो सेम नहीं है जो मेरे घर के सदस्य हैं। क्लियर? तो ऐसे सेट जिसमें से नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं उन्हें आप बोलोगे इक्विवेलेंट सेट। एग्जांपल समझो, a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू ABC, तो आप कह सकते हो कि सर ये दोनों सेट इक्विवेलेंट है, क्योंकि इसमें अवयव कितने? 3, इसमें भी अवयव बेटा कितने? 3। क्लियर है? जबकि आप देख रहे हो कि सेम नहीं है, तो ये होता है इक्विवेलेंट सेट। अच्छा, यहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं
इसे ओरल बता दे रहा हूँ। इक्वल सेट क्या होते हैं? इक्वल सेट, तो आप कहोगे सर इक्वल सेट में एलिमेंट सेम होते हैं। इक्वल सेट में एलिमेंट सेम होते हैं मतलब एज इट इज, जैसे a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू 1 2 3। तो यानी एक बात बताओ, इक्वल सेट समझ गए आप लोग? इक्वल सेट में बिल्कुल सेम होता है एज इट इज, जैसा a है वैसे ही b हो, ठीक है। तो जो भी सेट इक्वल हैं वो इक्विवेलेंट जरूर होंगे, लेकिन जो भी सेट इक्विवेलेंट है वो इक्वल हो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ऑल इक्वल सेट मस्ट बी इक्विवेलेंट, बट ऑल इक्विवेलेंट सेट वी कैन नॉट से इज एन इक्वल सेट। क्लियर? सभी तुल्य समुच्चय, सभी तुल्य समुच्चय समान समुच्चय नहीं हो सकते, लेकिन सभी समान समुच्चय तुल्य समुच्चय अवश्य होंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया? इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपसे पूछता है एक सिंपल सा है, नल सेट, हिंदी में बोलते हैं रिक्त समुच्चय, या बोल दो वॉइड सेट, या बोल दो एम्प्टी सेट, बात एक ही है, अनेकों नाम। तो नल सेट, वॉइड सेट क्या है? तो आप सिंपल सा है जिसकी कार्डिनलिटी जीरो हो। कार्डिनलिटी जीरो का मतलब क्या हो गया सर? उसमें कोई भी अवयव नहीं होते हैं, तो मतलब ऐसा लिखा होगा। इसे आप बोलते हो रिक्त समुच्चय। इसे ऑल इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट बट नॉट नेसेसरी ऑल इक्विवेलेंट सेट आर इक्वल। हाँ बेटा, बिल्कुल सही आदित्य, कि जितने भी इक्वल सेट हैं वो इक्विवेलेंट होंगे, लेकिन सभी इक्विवेलेंट सेट नेसेसरी नहीं है कि वो इक्वल हों। ठीक, ये हो गया आपका बेटा नल सेट। इसको आप नल सेट बोलते हो, इसमें कोई भी अवयव नहीं, या इसी को लिखने का तरीका होता है फाई। एक चीज का ध्यान रखिए, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये नल सेट है, तो आप कहोगे सर ये नल सेट नहीं है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आ चुका है। क्लियर है? ये सिंगलेटन हो गया। और यहीं से समझ लो सिंगलेटन यानी एकल समुच्चय क्या होता है? जिसमें एक अवयव हो। अब थोड़ी डेफिनेशन में ऐसे बता रहा हूँ, एकल समुच्चय जिसमें एक अवयव हो, एकल समुच्चय जिसमें एक अवयव हो। फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय, जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंट कर पाओ, आप बता पाओ कि कितने एलिमेंट हैं, वो था फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, जिसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट ना कर पाओ, आप नहीं बता पाओ कितने एलिमेंट है, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर। इन्हें आप काउंट नहीं कर पाओगे, आप बता नहीं सकते हो कि कितने नेचुरल नंबर हैं टोटल। क्लियर? ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो पहले ये बता दो, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट, सिंगलेटन सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट। क्लियर? ठीक है। एक आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि जितना भी कॉन्टेक्स्ट में दिया होता है, मतलब जैसे कि मैंने कहा समुच्चय ए है, बी है, सी है, उन सबको कंबाइन करके जो सेट बनेगा वो आपका कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। अगर ए और बी है तो ए और बी को कंबाइन करके जो सेट बनेगा वो कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। ऑल क्लियर? ओके, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सबसेट। हिंदी में बोलते हैं इसको बेटे उपसमुच्चय, हिंदी में बोलते हैं उपसमुच्चय। ठीक है। सबसेट क्या होता है? अगर मैंने कहा इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, देन each element of A, then each element of A must be present in B, in B। बता दे रहा हूं मैंने क्या लिखा है। मैंने कहा यदि A B का उपसमुच्चय है, यदि A B का उपसमुच्चय मतलब छोटा है, उप का मतलब ही होता है, एक सेंस लगा लो, कॉमन सेंस, छोटा है, तो A B का उपसमुच्चय बेटा सिर्फ तभी होगा जब A के प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव बी के पास हो। जैसे कि मैंने लिखा ए इक्वल टू 1 2 3, मैंने लिखा बी इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो यहां पे मैंने कहा क्या ए बी का सबसेट है? तो आप ऐसे सोचा करो, क्या ए के सारे एलिमेंट बी के पास हैं? यस, ए के सारे एलिमेंट बेटा बी के पास है, ए के सारे एलिमेंट बी के पास है। इसका मतलब यह है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। और अगर इसको रिवर्स बोलोगे तो बोलोगे बी इज सुपर सेट ऑफ ए, बी इज सुपर सेट ऑफ ए,
ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सुपरसेट ऑफ ए। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। चलिए, तो सबसेट का मतलब आप समझ गए, ए बी का सबसेट से तभी होगा जब ए के सारे अवयव बी में होंगे। एक एग्जांपल समझाता हूं, एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मैंने कहा a इक्वल टू 1 2 3 और मैं इसके सबसेट निकालना चाह रहा हूं, यहीं से मैं नंबर ऑफ सबसेट की भी बात करने जा रहा हूं। अगर मुझे सबसेट निकालने हैं तो बेटा मेरा क्या प्रोसेस होगी, तो मैंने एक आपको तरीका बताया था। ऐसे सोच लो, ये घर है जिसमें 1 2 3 रहते हैं, इस घर में 1 2 3 रहते हैं। तो अब मैं कंडीशन बना रहा हूं कि मैं इस घर पे विजिट करने गया और गया तो मैंने देखा उस घर में सिर्फ एक था, ऐसा हो सकता है, तो ये कहलाया सबसेट। याद रखिएगा, मैंने कहा सेट है, चाहे वो सबसेट हो, प्रॉपर सबसेट हो, सेट है, तो वो करली ब्रैकेट से आप इनक्लोज करोगे उसको। क्लियर, ठीक है। हो सकता है कि घर पे सिर्फ 2 मिला, हो सकता है घर पे सिर्फ 3 मिला, हो सकता है घर पे सिर्फ 1 और 2 मिला, 2 और 3 मिला, 1 और 3 मिल सकता है, 1 2 3 मिल सकता है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप घर पे गए, आपको घर पे कोई नहीं मिला, तब भी वो घर तो रहेगा ही ना यार, कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ये कहलाया आपके सबसेट। ये क्या कहलाया, सबसेट। तो देखो प्रोसेस मैंने क्या अडॉप्ट की है, मैंने कहा ये हो सकता है एक घर पे हो या ना हो, यानी कि 1 के पास कितने वे हैं, ये आप बात आपको समझ में आ गई, ये सारे सबसेट होंगे। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है आपको, सारे सबसेट होंगे बिल्कुल, क्योंकि सर 1 इसमें मौजूद है, 2 इसमें है, 3 है, ये है, तो मेरे ख्याल से ये सारे क्या हो गए, सबसेट। अब एक बात बताओ, इसे मैं रफ कर रहा हूं, तो अगर मैंने कहा नंबर ऑफ सबसेट कि कितने उपसमुच्चय होते हैं, किसी भी समुच्चय के कितने उपसमुच्चय होते हैं, तो आप एक बात बताओ, इस 1 के पास क्या मेथड है, या तो ये होगा या तो ये नहीं होगा। देयर आर 2 वेज, 2 के लिए भी मेथड है, होगा या नहीं होगा, आल्सो 2 वेज इंटू 2 दैट इज 8। तो यहां पे 8 क्या बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट। ये बात क्लियर हो गई है, ठीक है। तो यहां पे एक पॉइंट मैं बना सकता हूं कि यदि ए में n अवयव हैं, या आप इसको m कर लो, क्योंकि इधर इसे लिखने का तरीका अगर मैंने ऐसे लिखा, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। यदि ए में m अवयव है तो इसके सबसेट, तो नंबर ऑफ सबसेट, तो इसके उप समुच्चयों की संख्या बेटा हो जाएगी 2 की पावर n, इसके उप समुच्चयों की संख्या हो जाएगी 2 की पावर m, ठीक है। वीडियो से कह रहे बफरिंग हो रही है, एनी बफरिंग इशू, काइंडली रिप्लाई। कोई बफरिंग इशू आ रहा है? ओके, नहीं आ रहा है। वीडियो आप कनेक्शन चेक करो, आपको उधर इंटरनेट प्रॉब्लम होगी शायद, इसलिए दिखा रहा होगा वो, ठीक है। यदि ए में m अवयव हैं तो इसके उप समुच्चय हो जाएंगे 2 की पावर m। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर सबसेट की, अब हम बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको वास्तविक उपसमुच्चय, हिंदी में इसको बोलते हैं वास्तविक, या बोलते हैं यथार्थ, या बोलते हैं यथार्थ उपसमुच्चय। वास्तविक उपसमुच्चय देखो क्या होता है, सेम वही डेफिनेशन, इफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी देन ईच एलिमेंट ऑफ ए, और ईच एलिमेंट ऑफ ए को ऐसे लिख सकते हैं, आप समझते हो ना, ईच एलिमेंट ऑफ ए, देन ईच एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी इन बी, बट देयर इज at least one element in B which is not in A। मतलब समझो क्या है, मैंने कहा हाँ बेटा, कुछ बच्चे कह रहे कौन सर ये कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, बिल्कुल बेटा। कल कुछ बच्चों ने कहा था सर कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दो, तो मैंने इसीलिए सोचा कि पहले मैं सेट के कॉन्सेप्ट, सेट तो पूरा खत्म कर दिया मैंने, प्रैक्टिस करा चुका हूँ।
अब मेरा आगे का रिलेशन है और फंक्शन है, तो मैं यही सोच रहा हूँ पहले मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दूंगा, मुझे सिर्फ एक लेक्चर हार्डली लगेगा सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने में, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता दूंगा। सोचा तो ये था आज रिलेशन के कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के, लेकिन जिन बच्चों का बेटा ये छूटा हुआ है ये उनके लिए है। क्लियर? ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ प्रॉपर सबसेट, उचित उपसमुच्चय बेटा क्या होता है, या वास्तविक उपसमुच्चय क्या होता है? तो सेम वही डेफिनेशन है कि ए बी का वास्तविक उपसमुच्चय होगा यदि ए के प्रत्येक अवयव बी में हो। यहां तक तो बिल्कुल वही डेफिनेशन है जो सबसेट की थी, लेकिन आगे मैंने एक चीज ऐड की है, बट देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी विच इज नॉट इन ए। मतलब बी के पास कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में ना हो। समझो जरा इसको, इस बात को समझो जरा। जैसे मैंने लिखा a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू 1 2 3 4। मुझे सब लोग ये बता दो, क्या a b का सबसेट है? मैं उपसमुच्चय पूछ रहा हूं, प्रॉपर भूल जाओ अभी। क्या a b का सबसेट है? आप कहेंगे यस ये सबसेट है सर। हमने कहा क्यों है? आपने कहा सर a के प्रत्येक अवयव b में हैं, ए के प्रत्येक अवयव बी में है, तो आप कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। इस सबसेट के लिए आई थिंक क्लियर। अच्छा, अगर मैंने कहा ए क्या बी का प्रॉपर सबसेट है, तो देखो चेक करो, पहले तो सबसेट होना चाहिए। ए भाई प्रॉपर सबसेट हो, है तो वो भी सबसेट ना भाई। तो ए बी का पहले देखो सबसेट है, आपने कहा हाँ है, लेकिन क्या, समझ के बताना, क्या बी के पास कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो ए में ना हो? ऐसा है? आपने कहा यस सर, बी के पास 4 है जो कि ए में नहीं है, तो आप कह सकते हो कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। आप कह सकते हो ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये प्रॉपर सबसेट बी होगा। क्लियर? अच्छा, एक और एग्जांपल कर देता, अगर मैंने यहां पे 5 किया, मैंने कहा क्या ये सबसेट है? आपने कहा यस सर, ए के प्रत्येक अवयव बी में है, सबसेट हो गया। अब मैंने कहा क्या ये प्रॉपर है बेटा? आपने कहा हाँ सर, ए के प्रत्येक अवयव बी में है और बी के पास कम से कम एक ऐसा अवयव होना चाहिए जो ए में ना हो, और 4 और 5 जो कि ए में नहीं है, यानी ये प्रॉपर सबसेट है, यानी ये सबसेट भी है ए और प्रॉपर सबसेट भी है। नेक्स्ट एग्जांपल, ओके, इज ए इज सबसेट ऑफ बी। अभी सिर्फ सबसेट की बात कर रहा हूं, क्या ए बी का सबसेट है? तो आपने कहा सर चेक करते हैं, ए के प्रत्येक अवयव बी में है, इट मींस ए इज सबसेट ऑफ बी। गॉट इट? ओके, तो ए इज सबसेट ऑफ बी। अगेन आई सेड ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो आपने कहा ए का प्रत्येक अवयव बी में है, लेकिन सर बी के पास ऐसा कोई अवयव नहीं है जो ए में ना हो। मतलब दोनों जब बराबर हो जाए बेटा, आप सीधे मोटा मोटा समझो, जब दोनों बराबर दिखे तो बराबर वाला कभी भी प्रॉपर सबसेट नहीं बनाता है। तो आप कहेंगे नो, ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। आप कहोगे नो सर, ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। आई थिंक ये बात समझ में आ गई है। क्लियर? ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं, थोड़ा सा इसके भी नंबर ऑफ सबसेट में देखते हैं। देखो वही सेम एग्जांपल बार बार ले रहा हूं मैं। ए इक्वल टू बेटा 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। मैं निकालने जा रहा हूं इसमें सबसेट, प्रॉपर सबसेट, एलिमेंट। बेटा सब बच्चे मुझको ये बता दो, क्या 3 एलिमेंट है ए का? बस इतना बता दो, उसके बाद मैं आगे बढ़ूं, वरना पूरी मेहनत खराब करोगे। अमित कुमार पीडीएफ के पीछे क्यों पढ़ो बेटा? अभी पढ़ लो, पीडीएफ मिल जाएगी। कल वाली पीडीएफ नहीं मिली बेटा, कल आ चुकी है पीडीएफ। हाँ बिल्कुल सही है, 3 ए का एलिमेंट नहीं है। आपने कहा कि सर क्यों? हमने कहा सिंपल सी बात थी, ये ब्रैकेट बेटा जब हटाते हो तो उसके बाद जो कुछ भी आपको कॉमा के बाद दिखता है वो सारे एलिमेंट होते हैं। यानी कि एलिमेंट बेटा क्या हो गए? 1 2 3, ये हो गए एलिमेंट। क्लियर? ओके,
अब मैं निकालने जा रहा हूं सबसेट, तो समझो जरा सबसेट क्या है। मैं इस घर में गया, फिर समझो, मैं इस घर में गया, मैंने देखा इस घर में 1 था, अरे रहेगा तो घर के अंदर ना 1, देखो ये ब्रैकेट लगेंगे सेट के लिए, ये 1 है। मैंने कहा 2 था, मैंने कहा उस घर में 3 था, बताओ ये सही कि गलत? सबसेट के लिए नहीं सर, क्योंकि 3 तो सर एलिमेंट है, घर के अंदर रखो ऐसे, ये कहलाएगा इसका सबसेट। क्लियर? 1 2 3, 1 2 1 3 2 3 1 2 3 और एक लास्ट कि कोई ना हो, 2 2 4 2 6 2 8, बिल्कुल ठीक है। ये सबसेट लिखे हुए हैं बेटा, आपको ये बात समझ में आ गई? यस नो बोलो जल्दी से, ये बात समझ में आ गई? ये सारे सबसेट हैं, ओके ठीक कूल। अब एक बोलो कितने हैं बेटा, तो आपने कहा सर उसके लिए हम ये थोड़ी ना करते, उसके लिए तो हम कहते कितने कार्डिनलिटी क्या, 1 2 3, अरे अवयव कितने भाई, 3 अवयव हैं, तो आपने कहा इसके सबसेट हो जाएंगे 2 की पावर 3, इसके सबसेट हो जाएंगे 2 की पावर 3 8, और 8 दिखने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मुझे ये बताओ क्या ये सबसेट है? आप कहेंगे हाँ ये सबसेट भी है बेटा, प्रॉपर सबसेट भी है, क्योंकि ये बराबर नहीं दिख रहा है। ये सबसेट भी है, प्रॉपर सबसेट भी है, ये सबसेट भी है, प्रॉपर सबसेट भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन क्या बेटा ये प्रॉपर सबसेट हो सकता है? इज इट प्रॉपर सबसेट? काइंडली रिप्लाई बेटा, क्या ये प्रॉपर सबसेट है? नो, बिल्कुल सही, ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने कहा सर ये और ये सेम है, तो आपने कहा सर ये सबसेट तो है, सर ये सबसेट तो है, लेकिन ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो आपने कहा कि सर हो ये रहा है कि एक एलिमेंट ऐसा आ रहा है जो खुद को रिपीट करता है, वो आप हटा दीजिए, यानी कि, और देखो एम्प्टी सेट इसमें इंक्लूड हो गया प्रॉपर सबसेट में, क्लियर है या नहीं? तो यहां से एक पॉइंट मैंने लिखवाया था, उसको मैं बार बार नहीं लिखवाऊंगा, जिन बच्चों ने को वो पॉइंट देखना पहली क्लास में देख लेना। अगर ए में समुच्चय की संख्या n है तो इसकी उप समुच्चय की संख्या 2 की पावर n होगी, इसके वास्तविक उप समुच्चय की संख्या 2 की पावर n-1 होगी, अरिक्त वास्तविक उप समुच्चय की संख्या 2 की पावर n-2 हो जाएगी, क्योंकि 5 वाला हटा देंगे। फर्स्ट क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, क्लास में अभी मुझे बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करने, तो आप पहली क्लास से देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पावर सेट। पावर सेट हिंदी में बोलते हैं इसको घात समुच्चय या शक्ति समुच्चय भी बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो घात समुच्चय या शक्ति समुच्चय। पावर सेट क्या होता है? तो आप ऐसे समझो, जो सेट सबसेट से बनता है, जैसे अगर a इक्वल टू बेटा 1 2 3 था, तो इसके सबसेट क्या थे? आपने कहा सर 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3 एंड लास्ट 1 5। तो ये आपके हो गए सबसेट, ये क्या हो गया? सबसेट। तो सबसेट से जो सेट बनता है, अगर ए के सबसेट से जो सेट बना, ए के सबसेट से जो सेट बना, इसको सेट में कर दिया तो फिर से ऐसे कर दिया, इसे आप कहोगे पावर सेट, इसे आप बोलोगे पावर सेट। यानी कि फिर एक मतलब समझो जरा, अगर मैंने आपसे कहा ए में 5 अवयव है, ए में 5 अवयव है, तो इसके घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे? तो आप सीधे सीधे आंसर ये कहना मुझको कि सर जितने ए के उप समुच्चय होते हैं, जितने ए के उप समुच्चय होते हैं, उतने ही घात समुच्चय में अवयव होते हैं, क्योंकि घात समुच्चय उप समुच्चयों से ही बनता है। If A has n element, then power set of A has 2 की power n elements, because 2 की power n represent number of subset। ये बात क्लियर हो गई? चलिए जल्दी से आगे बढ़ते। फिर आज हम एक लेक्चर आगे होते अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट के लिए नहीं कहा होता, और मैंने ये बात बहुत पहले कही, ये बैच मैंने सिर्फ प्रैक्टिस बैच बनाया था बेटा। चलो लेकिन चलो तुम लोग की डिमांड है,
तो यहाँ तक हम लोग ने क्लियर कर लिया है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बता दो जरा, वेन डायग्राम में कोई दिक्कत है? जैसे मैं कहूँ कि यूनियन निकालना आता है तुम्हें, तो मैं ये डिस्कस नहीं करूँ यूनियन कैसे निकाला जाता है, इनमें कोई दिक्कत हो, यूनियन, इंटरसेक्शन, a माइनस बी, बी माइनस ए, सिमेट्रिकल डिफरेंस बी, ये सारी चीजें आपको पता है या नहीं? रिप्लाई करो जल्दी से। अगर मैं दो सेट ए और बी दे दूंगा, मैं कहूंगा ए यूनियन बी, अब है या तो नो सर, किस लिए नहीं बताना, इसलिए कि इसको बताना इसलिए? यस सर, ऑल क्लियर, ओके। तो ठीक है, मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा हूं, वेन डायग्राम में थोड़ा सा ये बता दे रहा हूं कि अगर आपके पास बेटा ये ए है, ये आपका बी है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये पोर्शन जो होता है ये होता है ओनली ए। इस पोर्शन को आप क्या बोलोगे? ओनली ए। इसको आप लिख सकते हो ए माइनस बी, ए है और बी नहीं है। इस पोर्शन को आप बोल सकते हो बी माइनस ए, ये पोर्शन हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ये पोर्शन हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए में से इंटरसेक्शन हटा दीजिए सर, इसको ही आप ऐसे बोल सकते हो बी में से इंटरसेक्शन हटा दीजिए सर। और अगर आप इन तीनों पोर्शन को, इसको और इसको कंबाइन कर दोगे, मतलब ऐड कर दोगे इन तीनों को, दिस एंड दिस, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो भी आए ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट ए यूनियन बी, ठीक है। चलिए, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है रिलेशन का। अब यहां से रिलेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सेट थ्योरी का ये इतना कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया, उसके बाद भी कोई डाउट होता है तो अब चैट में मुझको लिख दीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो भेज दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लूंगा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं क्रमित युग्म। जल्दी से रिलेशन का कॉन्सेप्ट खत्म कर ले। क्रमित युग्म, देखो ऑर्डर पेयर क्या होता है कि इसमें एलिमेंट को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट्स स्पेसिफाइड विथ सर्टेन ऑर्डर, इसमें जैसे कि मैंने क्रमित युग्म ऐसे होता है ए कॉमा बी, ये स्पेसिफिक ऑर्डर है। अगर मुझे क्रमित युग्म लिखना है, इस तरीके से लिखा हुआ है, तो वो कहलाएगा क्रमित युग्म। ए क्रॉस बी से आता है, आपको अभी बता रहा हूं मैं, ए कॉमा बी जी। अच्छा हाँ, एक चीज और है, ये ऑर्डर इसमें इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा है यहाँ पे सर्टेन ऑर्डर, तो यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। मतलब आप सेट में तो ऐसे लिख सकते थे, जैसे सेट में लिखा 1,2 तो आप 2,1 लिख सकते हो, लेकिन इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो। इसको आप नहीं कह सकते हो B, A, ये ऐसे नहीं हो सकता, ये कम्यूटेट नहीं होगा, ये रिवर्स नहीं फॉलो करेगा। क्लियर है या नहीं? ठीक है। तो क्रमित युग्म आप समझते हो कि क्रमित युग्म में क्या होता है कि आप इसमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर में एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हो, A, B। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सपोज मैंने लिखा 3x - 1, y + 1 इक्वल टू 5, 4, और मैंने कहा x क्या होगा और y क्या होगा। अगर बेटा ऑर्डर पेयर को मैंने ऐसे दिखा दे, एक सिंपल सा क्वेश्चन बनाना चाह रहा हूं कि ये ऑर्डर पेयर है, इस ऑर्डर पेयर के इक्वल है, तो आपको पता है ये सिर्फ तभी इक्वल होगा जब ये वैल्यू इक्वल हो जाएंगे। 3x - 1 = 5, 3x = 6, x = बेटा 2 आ जाएगा, और ये इक्वल हो जाएगा तो y = 3 आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी x और y की। क्लियर? ठीक है, आगे आते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फिर आपको क्वेश्चन भी कराने हैं, क्योंकि ये तो छोटी छोटी चीजें ही आपको पता होंगी, बेसिक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोटेड बाय A क्रॉस B। देखो जरा समझो, अब यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अच्छे से समझिए, क्योंकि यहीं से कॉन्सेप्ट आप समझोगे रिलेशन का, और जब रिलेशन समझ में आएगा तब आप फंक्शन समझ पाओगे। देखो, जैसे मैंने कहा A एक सेट है जिसमें अवयव है 1, 2, 3, और B है जिसमें अवयव है 4, 5, और मुझे चाहिए A क्रॉस B, A क्रॉस B। तो आपको ये पता कैसे निकालते हैं? तो आपने कहा कि सर A क्रॉस B क्या होता है? A क्रॉस B में जो अवयव होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। A क्रॉस B में जो अवयव होते हैं बेटा वो क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि A क्रॉस B सर एक सेट है जिसमें एलिमेंट होंगे A, B,
और इस प्रकार होंगे कि A बिलोंग्स टू A से होगा और B बिलोंग्स टू B से होगा। तो A क्रॉस B क्या होता है, A कॉमा B से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके सारे अवयव को, जिसमें ये जो पहला वाला अवयव होता है वो कहाँ से बिलोंग करता है, A से, और जो बेटा दूसरा वाला अवयव होता है वो B से। ये कमेंट 1 2 3 4 5 अनिरुद्ध सिंह, ये 1 2 3 4 5 बेटा क्या है, रिप्लाई अनिरुद्ध। मैथ्स हिंदी में, ओके बेटा डियर मैं हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा A क्रॉस B, अगर आपको A क्रॉस B निकालना है तो A क्रॉस B एक समुच्चय होता है जिसमें अवयव A कॉमा B से लिखे जाते हैं, A कॉमा B यानी क्रमित युग्म में, जिसमें ये जो पहला वाला बेटा A होता है वो पहले समुच्चय से बिलोंग करेगा और ये जो दूसरा अवयव होता है वो दूसरे समुच्चय से बिलोंग करेगा। मैं करके दिखाता हूँ, जैसे मुझे इसका A क्रॉस B निकालना है तो इसका पहला अवयव क्या है 1, तो 1 रिलेट करेगा 4 से, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1, 4 2, 4 1, 4 2, 4 3, 4 3, 4 1, 4 2, 4 3, 4। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका कॉमा। अब 2 से स्टार्ट करिए 2, 4 आई थिंक 1, 5 छूट गया है, 1 से 1 4 हो गया, 1 5 सॉरी 1 5 ठीक है। 2 से 2 4 हो गया, 2 5 आएगा, 2 5 ठीक है। 3 4 हो गया, 3 5 आ जाएगा, 3 5 ओके। ये होता है A क्रॉस B, ये हो गया A क्रॉस B। अगर मैंने सिर्फ इतना ही लिख दिया है तो आप A के अवयव भी बता पाओगे और B के, जो पहले वाले अवयव है ये वाले, ये सब किसके अवयव दिख रहे हैं आपको, ये A के अवयव है। आप देखो 1 2 3 1 2 3 रिपीट करना नहीं है, तो ये देखो A के अवयव 1 2 3, और जो दूसरे वाले होते हैं वो अवयव किसके हो जाएंगे, B के अवयव हो जाएंगे। अगर इस तरीके से लिखा है तो याद रखिए ऑर्डर पेयर A कॉमा B लिखा है तो एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए, अगर रिलेशन में है तो ये हो जाएगा आपका डोमेन यानी प्रांत, डोमेन ऑफ रिलेशन। ये जो भी संबंध आपको दिया गया होगा जिसमें आप ये यूज कर रहे होगे उसका ये डोमेन हो जाएगा यानी प्रांत, और ये हो जाएगा रेंज ऑफ रिलेशन, ये हो जाएगा परिसर। ये प्रांत होगा, ये परिसर होगा, और कोडोमेन क्या होगा, सह प्रांत। तो अगर A क्रॉस B है तो ये B हो जाएगा आपका कोडोमेन, ठीक है। चलिए कोई नहीं अनिरुद्ध, ठीक है आगे बढ़ते हैं। A क्रॉस B समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो अगर एक बात बताऊं, अगर A में अवयव, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर A में अवयव यहाँ पे कितने थे 3, B में अवयव कितने थे बेटा 2, तो मैंने कहा A क्रॉस B में अवयव कितने हो जाएंगे, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2 6। अगर आप इसको जनरलाइज करते हो तो आप कहोगे यदि A में M अवयव है, B में N अवयव है, तो इसमें हो जाएंगे Mn अवयव, इसमें हो जाएंगे Mn अवयव। और यहीं से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, A क्रॉस B में, हिंदी में मैं लिख दे रहा हूं, में उप समुच्चयों की संख्या तो बेटा एक बात बताओ, अगर A क्रॉस B में अवयव है Mn, अगर A क्रॉस B एक समुच्चय है जिसमें अवयव बेटा है Mn, तो इसमें कितने सबसेट होंगे, तो आपको पता है अगर Mn अवयव है तो सबसेट हो जाएंगे 2 की पावर Mn, 2 की पावर Mn। और इसी को आप बोलते हो बेटा पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशन A टू B, A से B में बनने वाले अधिकतम संबंधों की संख्या, इसी को आप बोलते हो A से B में बनने वाले वो संबंध चाहे जैसा हो, आपको अभी उस पर नहीं जाना है, लेकिन जितने भी बन सकते हैं वो मैक्सिमम बन सकते हैं जितने सबसेट होंगे A से B में बनने वाले संबंधों की संख्या। नंबर ऑफ रिलेशन फॉर्म फ्रॉम A टू B, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B इज एग्जैक्टली सेम एज नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। वाई सर, तो एक चीज और देख लीजिएगा, इसे मैं रफ कर दूं, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपसे अगर पूछा, एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं, ये बात जो मैंने लिखी इसको समझाने के लिए, और ऐसा क्यों होता है ये अभी मैं बताने जा रहा हूं। मैंने कहा यदि A में अवयव हैं बेटा 2, यदि A में अवयव हैं 2, मैंने कहा बेटा B में अवयव हैं, सपोज इसको कर लो 5, मैंने कहा B में अवयव है 5,
तो पहला पॉइंट मुझे बताइए, ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे? ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे? ए क्रॉस बी में अवयव, ए में अवयव है 5, बी में है 2, ए क्रॉस बी में 10। बिल्कुल ठीक है हर्षित, 10। मैंने आपसे कहा ए क्रॉस बी में या ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के सबसेट कितने होंगे? बिल्कुल 1024, 2 की पावर 10, 1024, एकदम सही है। ठीक है, मैंने कहा ए क्रॉस बी में बनने वाले संबंधों की संख्या तो ये भी सेम होगा बेटा, 2 की पावर 10। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई है। अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि संबंधों की संख्या सबसेट के बराबर क्यों हो रही है। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, रिलेशन कैसे डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। और आपको एक और बात है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बेसिकली आपसे टाइप्स ऑफ रिलेशन से क्वेश्चन बनते हैं कि स्वतुल्य, सम्मित, संक्रमक, तुल्यता सम्मित, प्रतिसम्मित, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिकल, आइडेंटिटी, एंटी सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल, ये रिलेशन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसी पे हम लोग आने वाले हैं। ठीक है, अभी टाइम है हमारे पास, काफ़ी टाइम है। देखो मैंने कहा ए इक्वल टू, ये आप ही को बताना, ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू बेटा 3 and 4। अ रिलेशन इज डिफाइंड ऑन ए क्रॉस बी। एक संबंध है, संबंध ए क्रॉस बी, संबंध आर ए क्रॉस बी में परिभाषित है। अ रिलेशन इज डिफाइंड ऑन ए क्रॉस बी। कभी कभी सिर्फ कहता है कि संबंध ए पर परिभाषित है, तो आप कहोगे सर ए पे परिभाषित का मतलब क्या होता है? तो आप कहते हो ए क्रॉस ए पर परिभाषित है। अगर कहीं लिखा कि संबंध ए पर परिभाषित है, तो इसका मतलब है ए क्रॉस ए पर परिभाषित है। कहीं लिखा है संबंध नेचुरल नंबर एन पर परिभाषित है, तो उसका मतलब एन पर परिभाषित है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी में नंबर ऑफ रिलेशन, ए क्रॉस बी क्रॉस सी में बेटे सिंपल है, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर आप ले रहे हैं एम एन पी, तो वो 2 की पावर में चला जाएगा बेटा, सेम वही चीज़ आएगी। ठीक है, अभी तो मैंने ये सिर्फ संबंध बताया। अभी तो आपको 1 1 जब आप सीखोगे ना, 1 1 कैसे निकालते हैं, ऑन टू इन टू। जैसे ए में 3 अवयव है, बी में 4 अवयव है, मैंने कहा ए से बी में कितने 1 1 रिलेशन बनेंगे, मैनी वन, ऑन टू इन टू। जब मैं फंक्शन में आऊँगा इन सारी चीज़ों की डिटेल में डिस्कस करूँगा, और इतना 3 में नहीं जाता है आपके एग्जाम में। मैनी वन, अभी मैनी वन 1 1 की बात ही मत करो, क्योंकि ये तो हम लोग रिलेशन पढ़ा है बेटा। जब फंक्शन में आएंगे तब इसकी डिटेल में बात करेंगे, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। ठीक है, रिलेशन देखो क्यों ये थोड़ा सा टिपिकल है। अभी मुझे सिर्फ रिप्लाई करो, कितने बच्चे ये जानते हैं कि एंटी सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल, एंटी सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल रिलेशन। अब आपको लगेगा कि दोनों सेम है, लेकिन सेम नहीं है। एंटी सिमेट्रिकल क्या होता है, असिमेट्रिकल क्या होता है, बहुत बहुत छोटा सा डिफरेंस है दोनों में। तो अभी आऊँगा उसी में मैं। ठीक है, ए क्रॉस बी में परिभाषित है। यदि कोई संबंध ए क्रॉस बी में परिभाषित है, तो आप उसको कैसे करोगे? अमित यादव, नो सर। अच्छा नो सर इसलिए क्योंकि एंटी सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल का डिफरेंस नहीं पता इसलिए। ओके, मैं अभी बताऊंगा बेटा, अभी मैं बताऊंगा इन सब चीज़ों को। ठीक है, ए क्रॉस बी में परिभाषित है, तो पहले ये बताओ ए क्रॉस बी अगर आप निकालोगे, आप निकाल सकते हो ए क्रॉस बी, लेकिन वो इस तरीके से ए आर बी, ये डिफाइन आप समझिएगा। ए आर बी डिफाइंड एज ए प्लस बी लेस देन और इक्वल टू 4। तो एक बात तो ए क्रॉस बी, अब ए आर बी आपको निकालना, मैं रिलेशन पहले पूरे लिख दे रहा हूं। अगर मैं ए क्रॉस बी लिखूंगा तो ए क्रॉस बी लिख दे 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4 3 4। और एक काम करो, लेस देन और इक्वल टू 5 को लो, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, चलो भाई, ये आपने क्या निकाल दिया, ए क्रॉस बी।
अब कोई भी रिलेशन, तुम दुनिया का कोई भी रिलेशन बना लो, वो सिर्फ इसी से तो मिलेगा। अरे हाँ ना तो बोलो। तो जैसे ही तुमने कहा सर a+b बराबर 0, a+b बराबर 0, तो इसके जो सबसेट बनेंगे वहीं से तो आपको वो रिलेशन फाइंड मिलेगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि R इज ऑलवेज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। कोई भी रिलेशन अगर A क्रॉस B में डिफाइन है, इसका मतलब है कि R A क्रॉस B का सबसेट होगा। आपने कहा सर मान लीजिए रिलेशन मिला ही नहीं, जैसे आपने कहा सर a+b बराबर 15 लिख दो, a+b बराबर 15, समझिएगा जरा, a+b बराबर 15, तो इनमें से क्या किसी को जोड़ने पे 15 आएगा बेटा? आप कहोगे सर 15 तो आया नहीं, यानी रिलेशन हमको कहाँ मिला? हमने कहा 5 हो गया बेटा, और इसका सबसेट 5 तो होगा। बोलो यार, मैंने क्या कहा? A क्रॉस B का सबसेट 5 तो होता है, तो रिलेशन में इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर है या नहीं? अब आप इसका आंसर बताइए जरा। रिलेशन आपको दिया a+b लेस देन r इक्वल टू 5, वो रिलेशन में काउंट हो जाएंगे, यानी रिलेशन R आपको बताना है। R बताइए, ऐसा बताइएगा जिसमें a+b लेस देन r इक्वल टू 5। क्या ये हो सकता है? इसमें देखो 1 और 3 4, तो 4 तो हमारे रिलेशन फॉलो नहीं कर रहा है, सॉरी 4 फॉलो कर रहा है, सॉरी 4 क्या 5 से छोटा है? बिल्कुल है, तो यहां पे आ जाएगा 1 3। 1 और 4 बराबर हो गया, ये भी आ जाएगा। क्या 2 3 आ जाएगा? मुझे बताओ क्या 2 और 4 आएगा? 2 और 4, 2 4, 2 + 4 कितना हो गया? 6। क्या 6 5 से छोटा है? क्या 6 5 से छोटा है? तो आप कहोगे नहीं सर 6 5 से छोटा नहीं, यानी 2 4 इसमें नहीं लेंगे हम। यहाँ पे आगे 3 3 नहीं लेंगे, 3 4 नहीं लेंगे, सिर्फ यही आपके R आ गया। ये आपका क्या आ गया? R। ठीक है। और अगर मैंने कहा, इधर दिख रहा है, सॉरी नहीं दिख रहा होगा, अगर मैंने आपसे कहा, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, मुझे ये बताइए दिख रहा है या नहीं? R इनवर्स, मुझे रिप्लाई कर दीजिए क्योंकि मुझे यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है। नहीं दिख रहा है, ओके। अगर मैंने कहा बेटा R इनवर्स निकालो, इनवर्स रिलेशन, तो इनवर्स भी क्या है? जैसे 1 3 लिखा है, इसको रिवर्स पढ़ देना, 3 1, 1 4 है तो 4 1, 2 3 है तो 3 2। अगर R इनवर्स R दिया जाए और आपसे R इनवर्स पूछा जाए, कुछ मत करो, आप A को B से ट्रांसफर करो तो B को A से, मतलब AB B A में बदल जाएगा। ठीक, चलिए इसे रफ कर दें हम। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और जिस बच्चे ने भी A क्रॉस B क्रॉस C पूछा था बेटा, उसको बोलते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट्स। पहले A क्रॉस B क्रॉस C निकाल लीजिए और फिर 2 की पावर में उतना आप एलिमेंट डाल दीजिएगा, आपका आ जाएगा भाई रिलेशन, जो मैंने बताया MNP हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। ऑर्डर पेयर समझ में आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसके पार्ट में आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अमित सिंह, कोई डाउट है बेटा? अमित सिंह डोमेन को रेंज की जगह सेट, हाँ बिल्कुल सही, डोमेन रेंज आप रिवर्स हो जाएंगे। यस सर, क्लियर है, ओके अमित। चलिए इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने आपसे ये इंपॉर्टेंट से बहुत कंफ्यूजन होती है पूरा पढ़ने के बाद भी, स्वतुल्य जहाँ तक समझ में आ जाता है बच्चों को, इकाई संबंध तक आता है, लेकिन उसके आगे सम्मित, प्रतिसम्मित, संक्रमक, इसमें हमेशा डाउट बने रहते हैं। या तो बच्चे इनको छोड़ देता है, ये कहता है हटाओ यार, ठीक है, कभी डाउट उसको क्लियर करने की कोशिश नहीं करता। तो समझाने की कोशिश करें, एक बार बस अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर यहाँ पे देख लो, कभी ये गलत नहीं होने वाला आपसे। ठीक है, पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन में। सबसे पहले ले लेते हैं, चलो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हिंदी में बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं स्वतुल्य। जिनकी मुझे हिंदी पता है मैं लिखता जाऊँगा, स्वतुल्य संबंध। एग्जाम्पल भी बताते जाऊँगा, स्वतुल्य संबंध। ठीक है, आधे से ज़्यादा तो क्वेश्चन में एग्जाम्पल में ही खत्म कर दूंगा। स्वतुल्य क्या होता है बेटा? मैंने कहा कोई भी रिलेशन स्वतुल्य होगा। अ रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ इट रिलेट टू इटसेल्फ। कोई भी संबंध स्वतुल्य, स्व मतलब स्वयं, स्व मतलब स्वयं के तुल्य होना, मतलब कोई ऐसा संबंध जो स्वयं के तुल्य हो जाए, मतलब खुद से ही परिभाषित हो, उसे आप बोलोगे स्वतुल्य। मतलब मैंने कहा स्वतुल्य के लिए कि अगर अ रिलेशन इज डिफाइंड ऑन ए, आर इज डिफाइंड ऑन ए। बेटा आप एक बार बताओ कि आर जो संबंध है वो ए पर परिभाषित है, इसका मतलब होता है कि आर संबंध ए क्रॉस ए पर परिभाषित है। क्लियर है या नहीं? ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं
कि वेयर ए इज एलिमेंट ऑफ ए, जहां ए का अवयव है तो ए रिलेट ईच ए रिलेट टू ए, मतलब प्रत्येक अवयव खुद से परिभाषित हो जाए। फॉर एग्जाम्पल समझो जरा, इसे मैं रफ कर दे रहा हूं, ठीक। स्वतुल्य आपको समझ में आ गया। आप ये चीजें नहीं, ये टेक्निकल टर्म्स नहीं समझ पाते हैं, भूल जाओ इसको, कोई बात नहीं। आप बस एक बात याद रखो, आपने कहा कि सर जब सभी अवयव है, एक चीज ध्यान रखना, यहां एक वर्ड है प्रत्येक अवयव, ईच एंड एवरी एलिमेंट, जो भी आपको सेट दिया जाए कि सभी अवयव जब खुद से रिलेट होंगे तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज उसको रिफ्लेक्सिव नहीं कहोगे। जैसे एक एग्जांपल दिखाता हूं, जिससे गलत नहीं होगा आपका। A इक्वल टू, मैंने लिखा 1 2 3, मैंने एक रिलेशन लिखा R 1 1 2 2 3 3। मुझे बताओ क्या ये स्वतुल्य है? क्या ये रिलेशन स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है? यस बिल्कुल है। इसके अवयव कौन कौन से? 1 2 3। क्या 1 1 से परिभाषित है? हाँ है सर। 2 2 से परिभाषित? हाँ है सर। 3 3 से? हाँ बिल्कुल है सर। अच्छा एक और बताइए जरा, क्या ये स्वतुल्य है? आपने कहा यस सर, यस सर, ये आप क्लियर कर दीजिएगा तो हम सही है। ठीक है, वही कर रहा हूं बेटा मैं। ये स्वतुल्य है? कितने लोग कह रहे यस? नहीं बेटा ये स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रिलेशन यहाँ पे 1 2 3 है। 1 तो 1 से है, 2 तो 2 से है, लेकिन सर आपने मिस कर दिया 3 को, इसलिए ये संबंध स्वतुल्य नहीं है। ये है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन मैं बता रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने लिखा R इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 1 2, चलो इतना बहुत है, मुझे इसका आंसर चाहिए। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यस सर वाले पहले बोल दो, जो यस सर वाले हैं। ये स्वतुल्य संबंध है या नहीं है? हर्षित यस हैं, शिवम यस हैं, उपेंद्र यस हैं, अमन यस हैं, हर्षित राज यस है। बिल्कुल सही आंसर है, ये रिफ्लेक्सिव है। क्योंकि रिफ्लेक्सिव सिर्फ इतना कहता है कि भैया हमें स्वयं से रिलेट कर दो, अगर हमारा संबंध किसी और से भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 1 से है, 2 2 से है, 3 3 से, इसके अलावा भी 1 का संबंध किसी और से भी है, 1 का संबंध किसी और से भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, एक खुद से तो रिलेट है ना भाई, तो इसलिए ये भी आपका रिफ्लेक्सिव है। पहले ये बता दो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्लियर या नहीं, फिर मैं थोड़े से एग्जांपल बोल रहा हूँ। रिफ्लेक्सिव क्लियर है? ओके, रिफ्लेक्सिव क्लियर है, ठीक है। अभी मैं इसी के एग्जांपल साथ में कराते जा रहा हूँ, ठीक, इसको रफ कर रहा हूँ। रिफ्लेक्सिव सबको क्लियर हो गया होगा कि खुद का खुद से होना चाहिए, हो सकता है उसका कहीं और भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, मैंने कहा कि यदि S समतल में, अब इंग्लिश में बोल दूंगा, समतल में रेखाओं का समुच्चय हो, if S is a set of lines on a plane, if S is a set of lines on a plane, S क्या है कि एक सेट है, एक कलेक्शन है लाइंस का जो कि किसी प्लेन पर है, समतल पर है, ठीक है, समुच्चय हो एवं इस प्रकार हो, एवं R इज, ऐसे लिख दे रहा मैं इंग्लिश, एवं R पर परिभाषित हो, या आप ऐसे लिख लो R S पर परिभाषित हो, यही हिंदी में थोड़ी सी दिक्कत है। If a relation is defined on S, एक रिलेशन है R which is defined on S पे, और इस तरीके से है कि A is parallel to B, तो बताओ क्या ये स्वतुल्य है? तो एक बात बताओ, जैसे मैंने कहा समतल में कुछ रेखाएं हैं, क्या वो स्वतुल्य संबंध है? तो एक बात बताइए, समतल में, इसे मैं रफ कर दूं, क्वेश्चन समझ गए? तो ये समतल, जब भी मैंने आपको 3D जब तक नहीं पढ़ाई है तब तक 2 बातें याद रखो। जब भी मेरे मुंह से ये वर्ड निकल जाए समतल, इंग्लिश में प्लेन, तो आप तुरंत समझ लो सर बात करें बोर्ड की, या तुम्हारे हिसाब से हम तुम्हारी कॉपी की बात करें, ठीक है। मैंने कहा समतल,
तो समतल का मतलब ये बोर्ड है, तो हमने कहा समतल में कुछ रेखाएं हैं, सरल रेखाएं, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ठीक है, ये रेखाएं बना ली मैंने, ठीक, ओके। तो स्वतुल्य संबंध क्या होता है कि खुद का खुद से संबंध, क्या ये रेखा खुद के समांतर है? आपने कहा यस सर, हर रेखा खुद के समांतर होती है। वी कैन से कि ईच लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, कि प्रत्येक रेखा खुद के समांतर होती है। सर वाई इट इज पैरेलल? क्योंकि सर कोई भी रेखा का खुद से एंगल बनेगा 0 डिग्री, और 0 डिग्री एंगल बन रहा है तो वो पैरेलल हो जाएगी। क्लियर है या नहीं? ठीक है, तो ये रेखा, जैसे ये रेखा है और खुद के समांतर, मतलब खुद के समांतर खींच दोगे खुद से, तो ये समांतर ही तो हो जाएगी। तो ये पैरेलल है, ये पैरेलल है खुद के, ये खुद के पैरेलल है, ये खुद के पैरेलल है। लेकिन एक बात बताओ, ध्यान से समझना, सर ये दोनों भी तो पैरेलल हैं, सर ये दोनों भी तो पैरेलल। हमने कहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने सिर्फ एक बात बोली है कि स्वतुल्य है मतलब खुद से संबंधित हो, इसके अलावा अगर वो किसी और चीज से भी संबंधित है, इट डजंट मेक एनी सेंस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स ये जो आपका संबंध है, रिलेशन है, ये स्वतुल्य है। आज के बाद कोई आपसे पूछे कि समतल में रेखाओं का समुच्चय क्या स्वतुल्य होता है, तो आप कहोगे यस इट इज, ओके। चलो, रिफ्लेक्सिव है, मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि नेक्स्ट रिलेशन समझाने के लिए, ठीक है। रिफ्लेक्सिव हो गया भाई। रिफ्लेक्सिव के बाद एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मैंने कहा आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, तो मैं इसको बता दे रहा हूं। आइडेंटिटी यानी इकाई संबंध। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है? इकाई संबंध, हिंदी में बोलते हैं इसको। इकाई संबंध क्या होता है? यदि कोई संबंध, अब हम इसको बार बार नहीं लिखेंगे यार, मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत टाइम जाएगा इसमें, ठीक, प्रैक्टिस बैठ के फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, इससे अच्छा सीधे क्लास में आके पढ़ लो। मैंने कहा कोई भी रिलेशन अगर आइडेंटिटी है तो मैं कहूँगा कि प्रत्येक अवयव सिर्फ स्वयं से परिभाषित हो। आप एक बात मोटी मोटी ये याद रखो, प्रत्येक अवयव, यहाँ पे भी एक बात हो गई बेटा कि प्रत्येक अवयव की बात है, ईच एलिमेंट, अब इंग्लिश में लिख दूंगा, प्रत्येक अवयव यानी एलिमेंट सभी लेने आपको, ईच एलिमेंट, प्रत्येक अवयव सिर्फ स्वयं से परिभाषित हो। ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली मतलब मैं कह रहा हूं कि प्रत्येक अवयव सिर्फ खुद से हो, उसका आप किसी और से संबंध नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल दिखाता हूं जरा, जैसे मैंने कहा A = 1 2 3, मैंने एक रिलेशन फॉर्म किया 1 1 2 2। सभी बच्चे पहले ये मुझे बता दो जो अभी पढ़ा, क्या ये स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है? मुझे बस ये बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है, बाद में आइडेंटिटी की बात करेंगे हम। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? अरे हाँ ना तो बोलो, जल्दी बोला करो यार। नो, बिल्कुल सही, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है सर। लेकिन क्या ये आइडेंटिटी है? नहीं सर, ये आइडेंटिटी भी नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी में भी यही चीज होती है कि सारे एलिमेंट होने चाहिए। ओके, चलो भाई नेक्स्ट, R = 1 1 2 2 3 3 1 3। मुझे एक बात बताओ, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नो, बिल्कुल नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं है ये। रिफ्लेक्सिव तो है यार, रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है? 1 2 3 है तो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 1 का इसके अलावा भी किसी से है, उससे कोई मतलब नहीं। यानी सर ये रिफ्लेक्सिव है, लेकिन सर ये आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन सर ये आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी बोलता है सिर्फ खुद का खुद से संबंध। एग्जाम्पल 1 1 2 2 3 3। क्या ये स्वतुल्य है? बिल्कुल सर स्वतुल्य है, क्योंकि प्रत्येक अवयव खुद से परिभाषित है, सॉरी संबंधित है। क्या ये इकाई है? हाँ सर, ये केस में इकाई, क्योंकि एक का संबंध सिर्फ एक से है, एक के अलावा किसी से नहीं है। 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी भी है। रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन आपके दिमाग में आ गया कि किसे आप स्वतुल्य बोलोगे और किस रिलेशन को आप इकाई संबंध बोलोगे। ओके, चलो अब एक क्वेश्चन है, सब लोग बताओ बेटा।
अगर ये क्वेश्चन तुम बता ले गए तो हम समझ जाएंगे तुम्हें ये बात मेरी समझ में आ रही है। मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, बार बार वही लिखना पड़ेगा। मैंने कहा अ सेट एस इज ए कलेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस ऑन अ प्लेन। एक समुच्चय एस है जो कि सरल रेखाओं का एक समुच्चय है एक समतल पर। क्या वो संबंध आपका इकाई संबंध है? तो फिर वही चीज़ें, मैंने बहुत सारी रेखाएं बना दी। मुझे देख के बताओ क्या ये संबंध इकाई संबंध है? हर्षित बोल रहे हैं नहीं, प्रवीण बोल रहे हैं नहीं, और यही संबंध स्वतुल्य था अभी, लेकिन ये इकाई नहीं है। बिल्कुल सही बात है सर, ये इकाई नहीं है। सर ये रेखा खुद के समांतर तो है, ये रेखा खुद के समांतर तो है, लेकिन साथ में ये इसके भी तो समांतर है। अरे हाँ ना तो बोलो। और हमने क्या कहा कि इकाई संबंध से तभी होगा जब कोई भी रेखा जब कोई भी अवयव सिर्फ खुद से ही संबंधित हो। मेरे ख्याल से ये बात आप समझ गए। अच्छा, एक बच्चा बट रिफ्लेक्सिव है। हाँ बिल्कुल रिफ्लेक्सिव तो होगा ना बेटा, बिल्कुल रिफ्लेक्सिव का किसी और से भी हो सकता है। बस एक चीज़ फॉलो कर जाए, वो खुद से है, उसके बाद वो अपना जीवन कहीं और भी वो अपनी ज़िंदगी जी सकता है, ऐसे समझो। लेकिन आइडेंटिटी का मतलब सिर्फ खुद से ही रिलेट। क्लियर है या नहीं? अरे हाँ ना तो बोलो यार। ओके अच्छा, एक बात है, एक बच्चे ने कहा सर आपको कैसे पता ये इसके समांतर है? मैंने कहा यार रेखाओं का समुच्चय वो समांतर भी हो सकती हैं। उसका एक केस ऐसे भी आ सकता है कि लाइन्स इज आल्सो पैरेलल्स। ठीक, ओके नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोलो। नेक्स्ट आपका होता है सिमेट्रिकल रिलेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं सममित संबंध। सममित संबंध देखो, सिमेट्रिकल रिलेशन क्या होता है? जैसे मैंने कहा कि कोई रिलेशन है आर जो कि ए आर बी पे डिफाइन है। अगर रिलेशन ए आर बी है, अगर किसी संबंध में ए आर बी रिलेशन है तो सिमेट्रिकल होने के लिए बी आर ए जरूर होना चाहिए। बी आर ए जरूर होना चाहिए। मतलब अगर किसी रिलेशन में, ध्यान रखो मैं रिलेशन बोल रहा हूँ, अगर कोई संबंध है बेटा उसमें ए आर बी दिख गया तो बी आर ए जरूर होना चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ एक वर्ड नहीं लिखा, ईच और एवरी नहीं लिखा है। जरूरी नहीं सारे अवयव ऐसा कर रहे हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। जैसे मैंने एक रिलेशन लिखा, समझो जरा, ए इक्वल टू 1 2 3, रिलेशन लिखा आर इक्वल टू 1 2 2 1 2 3। तो संबंध में देखो जरा, इस रिलेशन को जरा देखो। इस रिलेशन में क्या है? 1 2। क्या इसमें इसका अपोजिट है? आपने हाँ सर 2 1 है। ठीक, ओके। इसमें क्या दिखा आपको? 2 3। क्या इस रिलेशन में इसका अपोजिट है? आपने कहा नहीं सर। तो ये संबंध आपका सिमेट्रिकल नहीं होगा, ये आपका सिमेट्रिकल नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो जरा, r इक्वल टू 1 2 2 1। क्या ये आपका सिमेट्रिकल है? क्या ये आपका सिमेट्रिकल है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि आपको 1 2 दिखा, 2 1 दिखा। डोंट केयर अबाउट द रेस्ट ऑफ 3। आपने कहा सर 2 3 नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं। मैंने कहा रिलेशन में अगर 1 2 है तो उस रिलेशन में 2 1 दिखना चाहिए। बिल्कुल ये है सममित। ओके अच्छा, मैंने लिखा r इक्वल टू 1 1 2 1 1 2 2 3 3 2। मुझे बताओ क्या ये है? सर 2 1 का उल्टा 1 2, सर 2 3 का उल्टा 3 2, 1 1 का उल्टा 1 1। 2 बार लिखा नहीं जाता, इसलिए ये काउंट हो जाएगा। इसका मतलब ये भी आपका सिमेट्रिकल है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई। सममित संबंध पहचानने में अब गलती तो नहीं होगी। ठीक है, अब आते थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आते हैं एंटी सिमेट्रिकल रिलेशन। लेकिन इससे पहले इसके थोड़े से एग्जाम्पल और करा रहे हैं, इसको रफ करें। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मैंने कहा सिमेट्रिकल रिलेशन होता है जो रिवर्स हो पाए, लेकिन रिलेशन चेंज ना हो, जो क्या हो पाए? रिवर्स। मैंने कहा कि संख्याओं में बड़े होने का संबंध, संख्याओं में बड़े होने का संबंध, जैसे कि 5 बड़ा है 3 से, तो क्या इसका उल्टा बोल सकते हो? आप ये बोल सकते हो 3 बड़ा होगा 5 से।
कोई बोला यस सर। अच्छा पिछले के लिए 5 बड़ा है 3 से, क्या तुम ये बोल सकते हो 3 बड़ा है 5 से? रिप्लाई करो। नहीं, तो ये नहीं बोल सकते, इसका मतलब ये कभी भी सिमेट्रिकल नहीं बन सकता। सिमेट्रिकल सिर्फ तभी बोलोगे जब रिवर्स हो पाए। सिमेट्रिकल कब बोलोगे? जब आपका रिलेशन क्या हो पाए? रिवर्स हो पाए। क्लियर? अच्छा मुझे ये बता दो, भाई होने का संबंध सिमेट्रिकल है या नहीं है? अमित सिंह कह रहे हैं हाँ है। हाँ वाले जल्दी बोलो जरा। जो लोग कह रहे हैं भाई होने का संबंध सम्मित है। प्रवीण बोल रहे यस है, हर्षित बोले है। वे गधो नहीं है। एक एग्जांपल समझो, जैसे राम का भाई मोहन है, राम का भाई मोहन है, तो आप बोल सकते हो मोहन का भाई राम है, यहाँ तक तो आप ठीक हो। मैंने कहा श्याम का भाई सुरेश है, तो आप बोल सकते हो सुरेश का भाई श्याम होगा। लेकिन बेटा मैंने भाई होना बोला है। अच्छा एक बात बताओ, रीता का भाई महेश है, रीता का भाई महेश है, तो क्या तुम ये गधो बोल पाओगे कि महेश का भाई रीता है? अगर रीता का भाई महेश है तो क्या महेश का भाई रीता होगा? नहीं होगा। तो ये संबंध सम्मित कैसे हो गया? मैंने बोला भाई होने का संबंध, आप सीधे सीधे मेल पर्सन को उठा लिए, तो ये संबंध आपका सम्मित नहीं है। अगर मैं बोलूं भाइयों में भाई होने का संबंध, मैंने अगर बोला भाइयों में भाई होने का संबंध, तो आप बोलोगे हाँ सर अब है, क्योंकि भाइयों में भाई होने, जैसे राम का भाई श्याम, श्याम का भाई राम, मोहन का भाई सोहन, सोहन का भाई मोहन। लेकिन सिर्फ बोल दिया अगर एग्जाम में कि भाई होने का संबंध, तो क्लियर बोलना कि ये नहीं है, क्योंकि भाई होने के संबंध में आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सीता का भाई राम, लेकिन राम का भाई सीता नहीं। इस टाइप से आप एग्जाम्पल ले सकते हो। क्लियर? ठीक है। तो सम्मित का मतलब संबंध मत बदलो, भाई को बहन मत करना, भाई का भाई रखना, एलिमेंट स्विच करके देखना, अगर फॉलो कर गया तो वो सिमेट्रिकल है। एक बात बताओ, मैंने कहा समतल पे, या मैंने कहा लंबवत होने का संबंध, अगर ये रेखा ए बी के लंबवत है, अगर ए बी के लंबवत है, तो क्या तुम बोल सकते हो बी ए के लंबवत होगा? बिल्कुल। तो ये परपेंडिकुलर का ये सिमेट्रिकल हो जाएगा। अगर ए बी के परपेंडिकुलर है तो बी ए के परपेंडिकुलर होगा, ये आपका सिमेट्रिकल रिलेशन होगा। ठीक है। अच्छा मैंने ऐसे कहा आपसे, अगर ए बी के पैरेलल है, अगर ए बी के पैरेलल है, तो क्या तुम बोल सकते हो बी ए के पैरेलल होगा? हाँ बोल सकते हो। तो ये भी आपका सिमेट्रिकल रिलेशन होगा। सिमेट्रिकल रिलेशन दिमाग में आ गया या नहीं पहले ये बता दो, फिर हम आगे आए एंटी सिमेट्रिकल में। एनी डाउट? जल्दी बोलो बेटे, टाइम जा रहा है। ओके चलिए समझ में आ गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। इन कंफ्यूजन है यहाँ पे, ये बहुत अच्छा है, एंटी सिमेट्रिकल रिलेशन। एंटी सिमेट्रिकल रिलेशन हिंदी में बोलते हैं इसको प्रति सम्मित संबंध। देखो ये बात ऐसे बोलता है, देखिए एक समझो जरा, ये कहता है कि अगर ए आर बी है, अगर ए आर बी है, ए बी से रिलेटेड है और बी ए से रिलेटेड हो गया, तो ये सिर्फ तभी होगा जब ए बराबर बी होगा। ए आर बी है और अगर बी आर ए हो गया तो ये सिर्फ तभी होगा जब ए बराबर बी होगा। मतलब कहने का ये मतलब, इतना घुमा के इन्होंने लैंग्वेज लिखी है, सीधे सीधे बोल दे कि अगर 1 2 है तो क्लियर 2 1 नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि 1 और 2 कभी बराबर नहीं हो सकते। समझो जरा, आर इक्वल टू, मैंने लिखा 1 2 1 3 3 1, तो आपको प्रति समित पहचाने का एक सिंपल सा तरीका बता रहे हैं, एक सिंपल सा वे। देखो 1 2 दिख जाए तो आप सीधे सीधे कहना बस उल्टा नहीं दिखना चाहिए सर। अगर 1 2 दिख जाए, हाँ एक बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा है, क्लास में पढ़ा हुआ बच्चा, आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स, बिल्कुल सही, ये आपको 5 मिल जाएगा। अगर 1 2 दिखा, क्या दिखा 1 2, तो आप ऐसे दिमाग में रख लो, सिर्फ एक बात दिमाग में रखो, 1 2 दिखा तो उल्टा नहीं दिखना चाहिए। तो 1 2 का उल्टा क्या होता है बेटा? 2 1। कहीं यहाँ पे 2 1 है? नहीं है। हाँ ठीक, अभी तक ठीक चल रहा है। 1 3, इसका उल्टा बोलो जरा, 3 1, यहाँ दिख गया, इसलिए ये रिलेशन आपका एंटी सिमेट्रिकल में नहीं आएगा। अभी मैं और एग्जांपल दे रहा हूँ, जरा समझो जरा। आर इक्वल टू 1 2 1 3, क्या ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिकल है? बोलो जल्दी से।
आपने कहा सर 1 2 है, 1 2 का उल्टा नहीं होना चाहिए। 1 2 का उल्टा क्या होगा? 1 2 का उल्टा 2 1, 1 2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2 1। तो यहाँ पे 2 1 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ओके 1 3, 1 3 का उल्टा 3 1 दिख रहा है? नहीं। हाँ सर, ये आपका प्रतिसम्मित हो जाएगा। नेक्स्ट देखो R इक्वल टू 1 1 2 1, बस यहीं से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। 3 2, ये आपका प्रतिसम्मित है। 2 1 का उल्टा बोलो, 2 1 का उल्टा बोलो। 1 2 क्या दिखा? नहीं दिखा। ओके 3 2 का उल्टा बोलो, 2 3 दिखा? नहीं दिखा। ओके 1 1 का उल्टा सर 1 1, लेकिन 1 1 तो इसमें होगा। अरे 2 बार तो लिख सकते हो ना यार, मैं इस सेट को ऐसे भी तो लिख सकते हो 1 1 का उल्टा 1 1, लेकिन मैंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 1 का उल्टा 1 1 सिर्फ तभी दिखेगा जब ये और ये बराबर होंगे, जो कि मैंने यहाँ पे क्लियर मेंशन किया है। तो इसलिए ये रिलेशन भी आपका सिमेट्रिकल होगा। ये बात जिन बच्चों को समझ में आ गई है, नहीं समझ में आई पहले वो बोल दो सर नहीं आई, नहीं आई ये लिखना, नो नो मत लिखना। नो का मुझको लगेगा ये आंसर दे रहा हूं, और आगे तो आगे लिख दो भाई। ओके ठीक है, तो मैं बस एक इसमें दे रहा हूं, आप मुझे बताना। सुभाष चंद्र, हाँ सुभाष बेटा, अभिषेक राजपूत, सिर्फ सुभाष और अभिषेक और ये मनीष, ठीक है। फिर से समझो, जब तक नहीं आएगी बेटा आगे नहीं बढ़ेंगे। आज की क्लास फिर यहीं खत्म हो जाएगी। देखो मैंने कहा सिर्फ प्रतिसम्मित के लिए, ठीक है। जिन बच्चों को आ गई गुड बेटा, जिनको नहीं है वो लोग कॉन्सेंट्रेट करो। मैंने कहा प्रतिसम्मित के लिए सिर्फ एक सिंपल सी बात याद रख लो कि आपको रिवर्स नहीं दिखना चाहिए, बस खत्म। आपको रिवर्स नहीं दिखना चाहिए। अगर 1 2 है तो उसका रिवर्स नहीं दिखना चाहिए, मतलब 2 1 नहीं दिखना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि एक रिलेशन है बेटा, 2 3 है, 1 2 है, आपने कहा किया सर ये प्रतिसम्मित है, मैंने कहा सिर्फ ऐसे चेक कर लो, इसका बेटा आपको रिवर्स नहीं दिखना चाहिए। 2 3 का रिवर्स क्या होता है? 3 2, इसमें नहीं है, ठीक बात है, अच्छी बात है यहाँ तक। 1 2 का बेटा क्या होता है? 2 1 नहीं है, इसका मतलब ये प्रतिसम्मित है, क्योंकि प्रतिसम्मित ये बोलता है, आप ऐसे याद रख लो कि रिवर्स नहीं दिखना चाहिए। अच्छा एक और एग्जांपल मैंने दिया था, जैसे मैंने कहा 1 2 है, 2 3 है, 2 1 है। मैंने अगर आपसे पूछा क्या ये आपका बेटा प्रतिसम्मित है, तो आप कहोगे सर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हाँ बेटा संदीप कुमार, मैं बता चुका, आर इनवर्स बराबर होता है डायगोनल एलिमेंट लिखवा चुका हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं थ्योरेटिकली इसको ईजिली समझा पा रहा हूँ। अभी आर इनवर्स के बारे में बताया नहीं मैंने, डायगोनल एलिमेंट बताए नहीं है इसमें, इसलिए ठीक है। क्या ये प्रतिसम्मित है? तो आपने कहा कि सर 1 2 का उल्टा क्या होता है? 2 1, और अगर रिवर्स दिख गया तो वहीं पे सीधे खत्म हो जाएगा कि सर ये प्रतिसम्मित अब किसी भी सूरत में नहीं होगा। क्लियर? अच्छा एक एग्जाम्पल और, बस एक अच्छा केस होता है, जैसे यहाँ पे ऐसे लिखा है, क्या 2 1 का बेटा उल्टा 1 2 लिखा है? आपने कहा नहीं लिखा। 3 2 का 2 3 लिखा है? आपने कहा नहीं। बस इसमें एक चीज़ के लिए आज़ादी होती है, 1 1 लिख गया, लेकिन तो 1 1 को आप कंसीडर करते, क्योंकि इसमें दोनों एलिमेंट बेटा बराबर हैं। अगर दोनों एलिमेंट अगर बराबर हैं तो उसे आप कंसीडर कर लेते हो, बस यही डिफरेंस होता है। ध्यान सुनिएगा सब बच्चे, एक मिनट कमेंट रोको, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। सिर्फ यही एक छोटा सा डिफरेंस होता है एंटी सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल में। असिमेट्रिकल में ये भी नहीं चलता है, वो बराबर भी नहीं लेता है। असिमेट्रिकल तो सीधे सीधे बोलता है कि हमको बराबर चाहिए नहीं, लेकिन एंटी सिमेट्रिकल कहता है बराबर हो जाए तो सेम वाले का ही हो, सेम वाले वो एक्सेप्ट कर लेता है एंटी सिमेट्रिकल। लेकिन असिमेट्रिकल क्या बोलता है कि हमको सेम भी नहीं चाहिए। तो ये आपका अभी फिलहाल एंटी सिमेट्रिकल है, ये प्रतिसम्मित है, ये प्रतिसम्मित है। क्लियर? अरे हाँ ना तो बोलो यार। ओके अब आ जाते हैं नेक्स्ट आ जाते हैं भाई, नेक्स्ट असिमेट्रिकल रिलेशन। नेक्स्ट आ जाएंगे असिमेट्रिकल रिलेशन। असिमेट्रिकल रिलेशन बेटा देखो क्या होता है। असिमेट्रिकल सीधे सीधे बोलता है कि भैया बराबर नहीं होना चाहिए, अगर ए आर बी है बी आर ए नहीं होना चाहिए। जैसा एंटी सिमेट्रिकल बोलता है वही बोलता है, लेकिन बस इसमें ये होता है कि कोई भी एलिमेंट सेम भी नहीं होने चाहिए।
क्या ये आपका एंटी सिमेट्रिकल भी है और ये सिमेट्रिकल भी है? बिल्कुल। इसमें 1 2 का उल्टा क्या दिखा? 2 1 नहीं है। और यहाँ पे भी ये आपका असिमेट्रिकल नहीं है, ये एंटी सिमेट्रिकल है बेटा, लेकिन ये असिमेट्रिकल नहीं, क्योंकि असिमेट्रिकल में सेम एलिमेंट आपको नहीं दिखते हैं। लेकिन अगर ऐसे लिख दिया मैंने 1 2 2 3 1 3, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। बस दोनों में ये माइन्यूट सा डिफरेंस था कि बेटा एंटी सिमेट्रिकल आपका बोलता है, एंटी सिमेट्रिकल कहता है कि ARB है तो BRA नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ एक शर्त पे दिख सकता है, जब बराबर हो जाए, जैसे 1 1 हो जाए 2 2, वो चल जाएगा उसमें। लेकिन असिमेट्रिकल क्लियर बोलता है कि हमको इक्वल भी नहीं चाहिए, हम 1 1 को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये छोटा सा डिफरेंस था असिमेट्रिकल में और एंटी सिमेट्रिकल में। क्लियर? ओके। अब आते हैं लास्ट, इसका लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट इसका पॉइंट है। कम से कम आज हमने इतना तो खत्म कर लिया, कल क्वेश्चन लगा पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। हिंदी में बोलते हैं इसको संक्रमक, संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध देखो क्या होता है। ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर हम ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करें तो ट्रांजिटिव रिलेशन ये कहता है कि अगर A रिलेटेड है B से और B रिलेटेड है C से, तो ध्यान रखिएगा, ऑर्डर देखिएगा, A B से हो, B C से हो, तो A C से होना चाहिए, तो A रिलेटेड C से है। फॉर एग्जाम्पल इसमें समझिए, जैसे मैंने कहा सोहन का भाई मोहन है, मैंने कहा मोहन का भाई रोहन है, तो क्या आप बोल सकते हो सोहन का भाई मोहन है, मोहन का भाई रोहन है, तो क्या आप बोल सकते हो सोहन का भाई रोहन होगा? यस नो बोलो। आप बोल सकते हो कि सोहन का भाई रोहन होगा, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। आप बोल सकते हो कि सर ये संक्रमक संबंध है। एक एग्जांपल और देखो, मैंने कहा कि रेखा A रेखा B के समांतर है बेटा। रेखा A रेखा B के समांतर है, रेखा B रेखा C के समांतर है, A B के समांतर है, B C के समांतर है। If A is parallel to B and B is parallel to C, then we can say A is parallel to C। यानी कि ये भी आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्लियर? ठीक। मैंने कहा 2 5 से छोटा है, मैंने कहा 2 5 से छोटा है। अब 5 से छोटा है तो 5 से स्टार्ट करना। मैंने कहा 5 7 से छोटा है, मैंने कहा 2 5 से छोटा है, 5 7 से छोटा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 2 7 से छोटा होगा? यस, मैं कह सकता हूँ। तो ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो याद रखिएगा, इनइक्वालिटी के केस में सिर्फ ट्रांजिटिव रिलेशन है, सिर्फ इनइक्वालिटी लगी, इक्वल का साइन ना लगाओ। मतलब ऐसे हो सिर्फ ग्रेटर और लेस, इक्वल ना लगाना यहाँ पे, ठीक है। अगर ग्रेटर और लेस है तो ये अगर आपसे पूछ ले जाए वो ट्रांजिटिव रिलेशन शो करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और, अब आप बताओगे जरा, देख कितने बच्चे ये बता लेंगे। लंबवत होने का संबंध, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, ये जो रिलेशन बनेगा कि लाइंस में परपेंडिकुलर होने का रिलेशन, क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है? मुझे आंसर दीजिए। लाइंस का ट्रांजिटिव लाइंस का परपेंडिकुलर होने का रिलेशन क्या ट्रांजिटिव होता है? अनिल यादव क्या बोले आप? 7 छोटा है, मतलब कोई डाउट है क्या अनिल आपको? ओके, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं है सर, परपेंडिकुलर होने का रिलेशन नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, तो हम कहेंगे भैया कि अगर हम क्वेश्चन में मेंशन करें, ये क्वेश्चन डिपेंड करता है कि मेंशन क्या किया गया है। आपसे कहा गया जाए कि समतल में, अगर मैंने लिखा समतल में लंबवत होने का संबंध,
और अभी अभी हमने बताया था कि अगर हम समतल की बात करें तो मेरे हिसाब से हम बोर्ड की बात कर रहे हैं और तुम अपने हिसाब से अपने नोटबुक की बात कर रहे हो। तो समतल की बात ये बोर्ड की है। अगर समतल में लंबवत होने का संबंध बोले तो ये कभी भी ट्रांजिटिव नहीं बनेगा, कि अगर एक प्लेन में लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो कभी ट्रांजिटिव नहीं होगा। देखो ये ए जो है वो बी के परपेंडिकुलर है, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ओके ठीक है, एंड बी इज परपेंडिकुलर, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ए परपेंडिकुलर है बी के, दिख रहा है आपको। और यहाँ फिर बी से उठाओ, बी इज परपेंडिकुलर टू सी, बी इज परपेंडिकुलर टू सी, तो क्या आप बोल सकते हो ए इज परपेंडिकुलर टू सी? आप नहीं कह सकते हो, इसलिए ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब ये वर्ड लिखा हो समतल में। कब नहीं होगा? जब आपसे लिखा हो प्लेन में, ओके। लेकिन अगर यहाँ पे हटा के इसको रफ कर दूं मैं, अगर मैंने बोल दिया कि त्रिविमीय क्षेत्र में 3D में, तो हो जाएगा। त्रिविमीय क्षेत्र में समझो जरा, जैसे आप कहते हो ना आई कैप जे कैप के कैप, या ऐसे समझो कि ये आई है एक्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू वाई, एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई, एक्स वाई के लंबवत है, वाई जेड के लंबवत है, एक्स वाई के लंबवत है, वाई जेड के लंबवत है। हम कह सकते हैं एक्स और जेड भी क्या होंगे? लंबवत होंगे। लेकिन कब? जब आप 3D की बात कर रहे हो। तो समतल लिखा है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, लेकिन 3D है, त्रिविमीय क्षेत्र, तो वहाँ ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव शो हो जाएगा, क्योंकि एक्स के परपेंडिकुलर वाई, वाई के परपेंडिकुलर जेड, इट मीन्स एक्स एंड जेड इज परपेंडिकुलर, ओके। चलिए नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं। तो इसके एग्जांपल लेते हैं। आर इक्वल टू, जैसे सॉरी ए इक्वल टू मैंने कहा 1 2 3, एक रिलेशन डिफाइन कर दिया इसी में जो ए पे डिफाइन है। अगर कोई रिलेशन ए पे डिफाइन होता है, ए क्रॉस ए पे डिफाइन हो रहा है, ठीक है। और रिलेशन इज डिफाइन तो 1 2 2 2 2 3, ठीक है। बताओ जरा ये ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव है या नहीं है? सारे एलिमेंट नहीं देखे जाते, इसमें बस ये कहता है अगर ए बी है बी सी है तो ए सी होना चाहिए, ए बी है बी सी है तो ए सी होना चाहिए, ए बी है बी सी तो ए सी पे देखो। अच्छा एक बताओ 1 2, यहाँ दिखा 1 2, ये किससे छूटा 2 2 2 1 2, ऐसे समझो 1 से 2, ओके। फिर 2 से 2, तो ये 2 हट जाएगा, 1 2 होना चाहिए। 1 से 2, 2 से 2, 1 2, और ये 1 2 आपको दिख रहा है ओके। 1 से 2, 1 से 2, और ये 2 से 3 बेटा, 2 से 3 ऐसे लिख लो, 2 से 3, तो ये 2 कैंसिल हो गया। क्या 1 से 3 दिखा है इसमें? 1 से 2, 2 से 3, क्या 1 से 3 इस रिलेशन में है? नहीं है, तो ये आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, आर इक्वल टू 1 1 1 2 2 3 1 3, बताइए जल्दी से, क्या ये ट्रांजिटिव है? हर्षित कह रहा नहीं है, इस वाले के लिए बोलो हर्षित। 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, तो 1 3 आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। और यहाँ पे हाँ और कुछ मिसिंग तो है नहीं, 1 2 नहीं दिख रहा, बिल्कुल ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है? कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल है ये, सॉरी ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव है, समझो जरा। 1 का 1 से, या छूटा किस पे? 1 पे। अब देखो कोई 1 से स्टार्ट हो रहा है, आपने कहा हाँ सर ये स्टार्ट हो रहा है और ये स्टार्ट हो रहा है, तो 1 1 1 2, तो ये 1 2 ये है, 1 1 1 3 1 3 ये है। और कोशिश किया करो डायगोनल छोड़ दिया करो, उससे हमेशा ही बनते हैं, ठीक है। 1 2 2 3, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाए, 1 3 ये है, यानी कि ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट, एक होता है इक्विवेलेंट रिलेशन, क्या बोलते हैं हिंदी में? तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या होता है? वे संबंध जो स्वतुल्य भी हों, सम्मित भी हों, संक्रमक भी हों। दोज रिलेशन विच फॉलोज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिकल एंड ट्रांजिटिव रिलेशन आर कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन, उसे हम बोलते हैं तुल्यता संबंध। जैसे कि समतल में समांतर होने का संबंध, समांतर होने का संबंध आपका इक्विवेलेंस हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रत्येक रेखा खुद के समांतर होती है, स्वतुल्य हो गया। ए बी के समांतर है, बी ए के समांतर है, सम्मित हो गया। ए बी के समांतर है, बी सी के समांतर है, तो ए सी भी समांतर हो जाए, संक्रमक हो गया। तो स्वतुल्य, सम्मित, संक्रमक, ये जो तीनों रिलेशन फॉलो कर जाए वो होता है तुल्यता संबंध। आज का लेक्चर यहीं तक रख रहे हैं बेटा। कल हम लोग रिलेशन के सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे। रिलेशन के क्वेश्चन देखने के बाद कल ही हम फंक्शन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट डे हमारा फंक्शन हो जाएगा, यानी कि इन 2 दिन में हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे सेट, रिलेशन, फंक्शन। एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद।